कम ही देखा गया है कि किसी विधेयक को पारित करने के लिए सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच कोई वाद विवाद ना हो और विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाए। ऐसा होना तब और भी मुश्किल होता है जब सरकार और विपक्ष के बीच संसद में भारी गतिरोध चल रहा हो। लेकिन 10 अगस्त की शाम लोकसभा में ऐसा ही नजारा देखा गया, जब संसद के निचले सदन में 122वां संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस विधेयक का मुख्य अन्य पिछड़ा वर्ग की अपनी सूची की पहचान करने और उसे नोटिफाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को दोबारा बहाल करना है। वहीं केंद्र सरकार के अनुसार राज्यों की शक्ति को बहाल करने का सीधा लाभ उन 671 जातियों को मिलेगा जिनकी राज्य सूचियों में की गई अधिसूचना के रद्द होने का खतरा था। 2022 की शुरुआत से ही गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच विधेयक के सर्वसम्मति से पारित होने का मतलब यही निकाला जा रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ओबीसी श्रेणी के मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहती है। 2018 में संसद ने संविधान में 102वां संशोधन पारित किया था, जिसमें संविधान में 3 नए अनुच्छेद शामिल किए गए थे। नए अनुच्छेद 388 बी के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसी तरह एक और नया अनुच्छेद 344 ए जोड़ा गया, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूची से संबंधित है। वहीं तीसरा नया अनुच्छेद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करता है। इस अधिनियम के पारित होने के बाद यह सवाल उठा कि क्या संविधान में किए गए संशोधन का मतलब यह है कि ओबीसी की एक केंद्रीय सूची होगी जो प्रत्येक राज्य के लिए ओबीसी को नामित करेगी। इसमें एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें राज्यों के ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने और बनाए रखने की शक्ति के बारे में भ्रम पैदा हुआ। इस साल 5 मई को मराठा समुदाय के लिए एक अलग कोटा देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान में 2018 के संशोधन के बाद केवल केंद्र सरकार ही किसी समुदाय को ओबीसी नोटिफाई कर सकती है और राज्य सरकारों के पास यह अधिकार नहीं है। संसद से पारित ताजा संशोधन का उद्देश्य यही स्पष्ट करना है कि यह राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी की अपनी सूची तैयार करने, बनाए रखने का अधिकार है। सरकार ने कहा है कि ऐसा इस देश के संघीय ढांचे को बनाए रखने की दृष्टि से किया गया है। बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार जानकार कहते हैं कि अधिनियम एक सही निर्णय है जो लोकतंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। वो कहते हैं कि राज्य जनता के ज्यादा करीब होते हैं। वो समुदाय जो ओबीसी सूची में आने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके बारे में राज्यों के पास ज्यादा जानकारियां और आंकड़े होते हैं। इस कानून का सामाजिक असर ये होगा कि बहुत सी छोटी संख्या वाली जातियां जो विकास में काफी पीछे रह गई हैं, अब ओबीसी लिस्ट में शामिल होगी और उन्हें इसका फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि अगर प्रभावी जातियां ओबीसी लिस्ट में आएंगी तो ये देखना होगा कि उन्हें तो फायदा होगा ही, लेकिन उनके ओबीसी में शामिल होने का नुकसान किसी और को ना हो। उनके अनुसार इस बात का ख्याल रखना होगा क्योंकि प्रभावी जातियों के पास प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। वहीं संसद में पारित कानून ने राज्यों की ओबीसी लिस्ट बनाने की शक्तियां बेशक बहाल कर दी है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की मांग है कि सरकार कानूनी कदम उठाकर आरक्षण पर 50% की तय सीमा को समाप्त कर दे। 10 अगस्त को 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने लोकसभा में कहा है कि कई लोकसभा सदस्यों ने आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक बढ़ाने की मांग की है। इसकी सावधानी से जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं। इस विधेयक पर हुई चर्चा में कई सांसदों ने कहा है कि इस संविधान संशोधन के जरिए
चाहिए। केंद्र सिर्फ अपनी उस गलती को सुधार रहा है जो 102वें संविधान संशोधन के दौरान राज्यों की शक्तियों को छीनकर उसने की थी। वहीं आपको बता दें कि इस नए अधिनियम के आलोचक यह भी कह रहे हैं कि ये मात्र एक राजनीतिक फैसला है जिससे समुदायों को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण मुहैया कराने की बात राज्यों के पाले में चली जाएंगी। अब चूंकि राज्य आरक्षण के 50% की सीमा नहीं तोड़ सकते, इसलिए यह मांग जोर पकड़ रही है कि इस सीमा को खत्म करने का काम केंद्र को करना चाहिए। मौजूदा निर्देशों के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए अखिल भारतीय स्तर पर भर्तियों में अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाता है। खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 16.66%, अनुसूचित जातियों के लिए 5%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 25.85% आरक्षण निर्धारित किया गया है। किसी भी हालात में राज्यों को आरक्षण देते वक्त 50% की सीमा का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है और जब भी राज्यों ने इस सीमा को लांघा है तो अदालतों ने उन फैसलों को रद्द कर दिया है। वहीं पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में समुदायों से ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग उठाई जा रही है। इन मांगों का मुख्य उद्देश्य ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण पाकर नौकरियां हासिल करना ही रह गया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल और कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोगों की हाल के वर्षों में ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग काफी चर्चा में रही है। इनमें से कुछ समुदाय ने ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग पर हिंसक संघर्ष का रास्ता भी अपनाया है। कई समुदायों में ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने के मांग के जायज होने पर भी सवाल उठाते रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जाटों को देश के एक समृद्ध और प्रभावशाली समुदाय के रूप में देखा जाता है और कई बार ये बात उठती है कि क्या उन्हें पिछड़ा वर्ग माना जा सकता है। इसके बावजूद जाट कई राज्यों की ओबीसी सूची में शामिल हैं और इसी तरह के तर्क पटेल और मराठा समुदाय के लोगों को ओबीसी में शामिल करने के खिलाफ दिए भी जाते हैं। वहीं 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जाटों को 9 राज्यों में ओबीसी श्रेणी की केंद्रीय सूची में शामिल करने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति और ऐतिहासिक अन्याय किसी समुदाय को पिछड़ा दर्जा देने का कारण नहीं हो सकते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।